हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित जो अधिगम का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है उसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अथवा प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग थार्नडाइक से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थार्नडाइक का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ। ठीक है, 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 में हुई। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के निवासी थे और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से हासिल की थी। तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा हासिल की थी। आगे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत है वो किस पर प्रयोग किया था। तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित, इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो हमारा आंसर होगा थार्नडाइक, क्योंकि जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है इसी को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे ही संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही एसआर थ्योरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, अगर बात एसआर थ्योरी की करते हैं तो वह भी किसके द्वारा दी गई है, थार्नडाइक द्वारा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इनके द्वारा दिए गए नियम। तो इनके द्वारा मुख्य रूप से दो नियम दिए गए। ठीक है, पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो थार्नडाइक द्वारा सीखने के दो नियम दिए गए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। अब इन्हें आगे हम विस्तार से देखते हैं। तो जो थार्नडाइक द्वारा जो मुख्य नियम दिए गए हैं वो तीन है। जो मुख्य नियम दिए गए हैं वो 3 है और जो गौण अथवा सहायक नियम है वे 5 है। तो अब हम इन्हें समझ लेते हैं। तो जो मुख्य नियम है उसमें पहला नियम है तत्परता का नियम। ठीक है, मुख्य नियम के अंतर्गत पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। ठीक है, और इसी प्रकार से जो गौण नियम दिए गए हैं उसमें पहला नियम आएगा बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा नियम आएगा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा नियम आएगा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा आएगा सादृश्यता का नियम और पांचवा आएगा साहचर्यात्मक। ठीक है, इस प्रकार से थार्नडाइक द्वारा सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए गए हैं। तो हम इन्हें कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। हम ये जो मुख्य नियम दिए गए हैं इसे टेप से याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है तत्परता के लिए T, ठीक है, और अभ्यास के लिए A और प्रभाव के लिए P। इस प्रकार हम इसे टेप से याद रख सकते हैं। T से तत्परता का नियम, A से अभ्यास का नियम और P से प्रभाव का नियम। इसी प्रकार से अगर हम सहायक या गौण नियम की बात करें तो इसे हम BMASS से याद रख सकते हैं। ठीक है, BMASS से याद रख सकते हैं। B से हमारा हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया, M से मनोवृत्ति, A से आंशिक क्रिया, S से सादृश्यता और दूसरे A से साहचर्यात्मक। इस प्रकार से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग इन्हें समझ लेते हैं कि जो तत्परता का नियम है उससे क्या आशय है, अभ्यास से क्या आशय और प्रभाव से क्या आशय है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं तत्परता से आशय। ठीक है, तत्परता का नियम क्या है। तो तत्परता से आशय है जब बच्चा किसी कार्य को अपनी रुचि अर्थात तत्परता से करता है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है। अर्थात अगर बच्चा तत्पर होकर किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत अगर वो स्वयं तत्पर होकर उस कार्य को नहीं कर रहा, उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर नहीं है बल्कि दबाव के द्वारा उससे वो कार्य करवाया जा रहा है, तो उस स्थिति में वह अधिगम क्रिया ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आएगा जब बच्चा किसी कार्य को बच्चे द्वारा किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो बच्चा उस कार्य को करने में निपुण हो जाता है। ठीक है, मतलब जब किसी भी कार्य को हम बार बार करते हैं तो उस कार्य को हम सीख लेते हैं, उस कार्य में हम निपुण हो जाते हैं। यह है अभ्यास का नियम। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, ये जो थार्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया इसी के आधार पर स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया गया, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।
अब हम देखेंगे प्रभाव के नियम से क्या आशय है। तो इसमें संतुष्टि और असंतुष्टि दो शब्द आते हैं, ठीक है। प्रभाव के अंतर्गत संतुष्टि और असंतुष्टि दो शब्द आते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। जब किसी कार्य को करने के पश्चात संतुष्टि प्राप्त होती है तो अधिगम क्रिया अधिक सुगम होती है, ठीक है। अगर हमने कोई कार्य किया और उससे हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उस कार्य को हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। उसे आसानी से हम सीख जाते हैं। और इसके विपरीत जब किसी कार्य को करने के पश्चात असंतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है, तो अधिगम क्रिया मजबूत नहीं होती है, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक मजबूत संबंध स्थापित नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रभाव का नियम इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे थार्नडाइक द्वारा जो 5 सहायक नियम दिए गए हैं उनको समझते हैं। वैसे एग्जाम की दृष्टिकोण से जो थार्नडाइक द्वारा मुख्य 3 नियम दिए गए हैं वे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इन्हें समझ लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया के नियम से आशय है किसी कार्य को करने के लिए बच्चा अनेक क्रियाएं करता है, ठीक है, परंतु वह सीखता उसी से है जिस क्रिया को करने से उसे सफलता प्राप्त होती है। इसे हम लोग समझते हैं। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, ठीक है, तो प्रारंभ में हम किसी कार्य को करने से पहले अनेक क्रियाएं करते हैं जिनमें हम असफल भी होते हैं, लेकिन हम लास्ट में किस क्रिया को याद रखते हैं? जिस क्रिया में हमें सफलता मिलती है, मतलब जिसको करने से हम कुछ सीखते हैं उसी को हम याद रखते हैं, और जिन क्रियाओं में हमें असफलता हासिल होती है हम उन्हें भूल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम वही कार्य करते हैं तो हम वह क्रिया करेंगे जिससे हमने कुछ सीखा था, ठीक है। इस प्रकार से बहुप्रतिक्रिया से आशय है कि किसी कार्य को करने के लिए बच्चा अनेक क्रियाएं करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। मनोवृत्ति का नियम, जिस कार्य को करने में बच्चे की मनोवृत्ति अच्छी होती है उस कार्य को वह आसानी से तथा कम असफलता व त्रुटियों के साथ सीख लेता है। मनोवृत्ति से भी हम यही समझ सकते हैं कि बच्चे की खुद की इच्छा अथवा उसकी रुचि, जब उसकी इच्छा होती है किसी कार्य को करने में या उसकी मनोवृत्ति अच्छी होती है तो उस कार्य को आसानी से सीखेगा, और अगर उसकी मनोवृत्ति उस कार्य को करने में नहीं है तो उस स्थिति में वह उस कार्य को आसानी से नहीं सीख पाएगा और उससे अधिक गलतियां भी होती है और वह अधिक बार असफल भी होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया के नियम से आशय है किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चा अनेक क्रियाएं करता है और प्रत्येक क्रिया से आंशिक रूप से कुछ न कुछ सीखता है। जैसे हमने अभी पूर्व में भी समझा कि जब बहुप्रतिक्रिया में कि जब बच्चा किसी कार्य को करता है तो प्रारंभ में वो अनेक क्रियाएं करता है, ठीक है, तब जाकर वो किसी एक क्रिया से सीखता है। तो इसी प्रकार से बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है। संपूर्ण जो क्रिया होती है वो एक क्रिया से न सीखकर उसका अधिगम धीरे धीरे होता है, ठीक है, टुकड़ों में होता है। इसी को हम आंशिक क्रिया का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे सादृश्यता का नियम। एक जैसी या मिलती जुलती परिस्थिति से किया गया अधिगम, ठीक है। सादृश्यता से क्या आशय है कि जब एक जैसी या मिलती जुलती परिस्थिति से बच्चा अधिगम करता है तो उसे सादृश्यता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी टीचर से आज किसी कक्ष में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अगली परिस्थिति वो एक परिस्थिति है, ठीक है, और अगले दिन आप एक अन्य परिस्थिति में उससे पढ़ रहे हैं, मतलब आप उस कक्ष के बजाय किसी दूसरे कक्ष में उसी टीचर से पढ़ रहे हैं। तो आप तब भी सीखेंगे उससे जब आप किसी अन्य कक्षा में पढ़ रहे थे, और आप तब भी सीखेंगे जब आप पूर्व कक्षा में उससे पढ़ रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप उससे सीखते हैं, तो इसे ही सादृश्यता का नियम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उद्दीपक वही रहता है, ठीक है, आपका जो सिखाने वाला है वो वही है, लेकिन परिस्थिति चेंज हो जाती है। इसी को सादृश्यता का नियम कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे साहचर्यात्मक नियम। तो जो साहचर्यात्मक नियम है उसके अंतर्गत एक उद्दीपक के स्थान पर उसमें मिलता जुलता दूसरा उद्दीपक भी रख दिया जाए, तब भी एक बच्चा अधिगम कर सकता है यदि वह योग्य हो। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने सादृश्यता में देखा कि परिस्थिति बदल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, उद्दीपक बदल जाता है। यहाँ पर जैसे कि पूर्व में हमने देखा कि शिक्षक वही है लेकिन परिस्थिति बदल गई है। यहाँ पर क्या होता है कि परिस्थिति वही रहती है, शिक्षक बदल जाता है, ठीक है, मतलब आपका जो अधिगम सिखाने वाला है जो आपको, वो बदल जाता है। मतलब आप उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं लेकिन किसी अन्य शिक्षक से पढ़ रहे हैं, और अगर आप योग्य है तो आप उस स्थिति में भी अधिगम कर सकते हैं। इसे साहचर्यात्मकता का नियम कहते हैं। इस प्रकार से हमने थार्नडाइक द्वारा दिए गए
3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों को समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे थार्नडाइक का प्रयोग कि थार्नडाइक ने किस प्रकार से अपना प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और इस भूखी बिल्ली पर प्रयोग करने के आधार पर उन्होंने प्रयत्न अथवा भूल का सिद्धांत दिया। ठीक है, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, इसे हम लोग आगे एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपना प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए एक भूखी बिल्ली है, ठीक है, और ये एक संदूक में अथवा पिंजरे में बंद है और यहाँ पर ये दरवाजा लगा हुआ है और एक लीवर या बटन है जिस पर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और बाहर क्या रखा हुआ है, एक मछली के मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। बिल्ली एक संदूक में बंद है और बाहर मछली के मांस का टुकड़ा रखा हुआ है और बिल्ली भूखी है और ये मांस का टुकड़ा इस प्रकार से रखा हुआ है कि ये बिल्ली को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब बिल्ली भूखी है और उसे ये मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये जो मांस का टुकड़ा है उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसे प्राप्त करने के लिए वो अनुक्रिया करेगी। यहाँ पर क्या करेगी, वो अनुक्रिया करेगी। अब उसे इस संदूक से बाहर निकलना है तो वो क्या करेगी, प्रयास करेगी। इसके लिए वो बार बार कोशिश करती है इस संदूक को खोलने का। ठीक है, इस संदूक के दरवाजे को खोलने का वो प्रयास करती है, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी वो सफल नहीं होती है। लेकिन ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहने पर अचानक ही उसका पैर यहाँ पर लीवर पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो बटन लगा हुआ है उस पर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। तो इस प्रकार से वो बाहर निकलकर इस मांस के टुकड़े को खा लेती है। तो इस प्रकार से बार बार प्रयास करने से उसे सफलता हासिल हो जाती है और जब उसके सामने बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है, ठीक है, फिर से उसके सामने मांस का टुकड़ा रखा जाता है और उसे संदूक में बंद किया जाता है, तो फिर से वो अनुक्रिया करने लगती है। फिर से कुछ देर प्रयास करने के बाद में वो मांस के टुकड़े को खा लेती है। फिर उसे दोबारा पिंजरे में बंद किया जाता है, फिर से वो प्रयास करती है और कुछ समय के बाद वो उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार जब बार बार ये क्रिया की जाती है तो एक समय आता है जबकि वो ये सीख जाती है कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा और वो डायरेक्ट ही बिना किसी प्रयास के उस संदूक के दरवाजे को खोल लेती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब बार बार अभ्यास किया जाता है या बार बार प्रयास किया जाता है तो सफलता हासिल हो जाती है। अब इसमें क्या किया गया था, थार्नडाइक द्वारा जो बिल्ली के द्वारा जो समय लिया गया था उसे और जो उसके द्वारा असफल प्रयास किए गए थे उन दोनों को भी मतलब उन दोनों का भी अध्ययन किया गया कि प्रथम बार में उसको कितना समय लगा और कितने असफल प्रयास किए। इसी प्रकार से सेकेंड टाइम उसने कितने समय में कितने अधिक प्रयास किए। इस प्रकार से यहाँ पर समय और असफल प्रयासों की भी गणना की गई थी, जिससे कि ये पता चला कि बार बार प्रयास करने से और त्रुटि करने से अंत में सफलता हासिल हो जाती है। इस प्रकार से थार्नडाइक ने अपने भूखी बिल्ली पर यह प्रयोग किया था और इस प्रयोग के आधार पर प्रयत्न एवं भूल अथवा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम लोग इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अभ्यास का प्रभाव, जो कि हमने अभी देखा कि बार बार अभ्यास करने से एक अयोग्य बच्चा भी योग्यता हासिल कर लेता है। ठीक है, किसी कार्य को सीख जाता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत में अभ्यास की क्रिया पर बल दिया गया है। फिर सेकेंड है प्रारंभ में अनेक लक्ष्यहीन क्रियाओं को करना। जब हम किसी लक्ष्य के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं तो प्रारंभ में हमसे अनेक लक्ष्यहीन क्रियाएं की जाती है हमारे द्वारा, क्योंकि हम एक बार में ही सफलता हमें हासिल नहीं होती है। तो प्रारंभ में अनेक लक्ष्यहीन क्रियाएं की जाती है जिनसे भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग प्रेरणा द्वारा प्रयत्नों में तेजी लाना। जब हम किसी कार्य को करते हैं और हमें एक बार हमने प्रयास किया और कुछ सफलता हासिल हुई, फिर दूसरी बार प्रयास किया थोड़ी और सफलता हासिल हुई, फिर प्रयास किया थोड़ी और सफलता हासिल हुई। तो इस प्रकार से जब हमें थोड़ी सफलता हासिल होती है तो हमें एक प्रेरणा मिलती है जिससे कि हमारे प्रयत्नों में और अधिक तेजी आ जाती है। आगे हम लोग देखेंगे आकस्मिक सफलता प्राप्त करना। ये जो सिद्धांत है इसमें आकस्मिक सफलता प्राप्त करने को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि बार बार प्रयास करते रहने पर फिर अचानक से ही अधिगमकर्ता को सफलता हासिल हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सही प्रतिचारों का चुनाव और गलत प्रतिचारों को भूलना। जैसे कि हमने पूर्व में भी समझा कि जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करता है तो पहले उसके द्वारा अनेक क्रियाएं की जाती है जिनमें वो असफल रहता है और लास्ट में उसके द्वारा एक क्रिया की जाती है जिससे वो सफल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, जो उसके द्वारा सही क्रिया की जाती है जिससे कि वो कुछ सीखता है उसे याद रखता है, और जिन प्रतिचारों से मतलब जो गलत प्रतिचार होते हैं जिनसे वो कुछ सीखता नहीं है, ठीक है, उन्हें भूल जाता है।
इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि सही प्रतिचारों का चुनाव करता है और गलत प्रतिचारों को भूलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। ठीक है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो सबसे पहला है यहाँ पर अभ्यास पर बल। ये जो सिद्धांत है ये अभ्यास क्रिया पर बल देता है। ठीक है, अभ्यास क्रिया पर अधिक बल देता है। फिर सेकेंड है स्वयं समस्या समाधान करता। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा स्वयं समस्या समाधान करता होता है, क्योंकि जब बच्चा किसी कार्य को करता है तो उसके सामने अनेक समस्याएं आती है। ठीक है, और हर वक्त और हर स्थान पर शिक्षक उसके साथ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर वो स्वयं अपने प्रयासों से और अपनी त्रुटियों से कुछ सीखता है तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा स्वयं ही समस्या समाधान करता होता है। आगे हम लोग देखेंगे छात्र प्रोत्साहन। यह सिद्धांत छात्र को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मतलब जब बच्चा किसी कार्य को करता है तो उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और यह सिद्धांत इन सारे कार्यों को करते हुए बच्चे को प्रोत्साहित करता है। आगे हम लोग देखेंगे चिंतन शक्ति का विकास। इस क्रिया के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा स्वयं से बार बार प्रयास करता है, जिससे कि उसकी मानसिक गतिविधियां सक्रिय रहती है। ठीक है, वो मानसिक रूप से सक्रिय रहता है, और जब मानसिक रूप से वो सक्रिय रहेगा तो उसकी चिंतन शक्ति का विकास होगा। आगे हम लोग देखेंगे आत्मविश्वास। जब बच्चा स्वयं से करके कुछ सीखता है, अपने खुद के प्रयासों से कुछ सीखता है और उसे सफलता हासिल होती है तो उससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला उपयोग है इसका कि यह अभ्यास क्रिया पर बल देता है। दूसरा है स्वयं समस्या समाधान करता होता है। ठीक है, तीसरा है छात्र को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा है चिंतन शक्ति का विकास होता है, और पांचवा है कि बच्चों में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इस सिद्धांत से संबंधित आलोचनात्मक पक्ष। इस सिद्धांत की इतनी विशेषताएं और इतना महत्व होने के बावजूद भी इस सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं पाई जाती है और कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। तो हम उसी आलोचनात्मक पक्ष को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में काफी समय लगता है। इससे शक्ति और समय दोनों का अपव्यय होता है। क्या बताया गया है यहाँ पर कि जब प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हैं तो समय काफी अधिक लगता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि लगता भी है, क्योंकि बार बार प्रयास किए जाते हैं, कई प्रयास असफल होते हैं और लास्ट में जाकर किसी एक प्रयास में सफलता हासिल होती है, तो समय अधिक लगता है और इससे शक्ति और समय दोनों का अपव्यय होता है। और जबकि इसके अपेक्षा अगर कोई अन्य, जैसे हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं, तो वहां पर न तो अधिक समय लगता है, न शक्ति और समय का अपव्यय होता है, क्योंकि वहां पर हम अपने प्रयासों से नहीं, किसी का अनुकरण करके, ठीक है, किसी को देखते हुए हम लोग सीखते हैं, तो हम आसानी से सीख जाते हैं। इस प्रकार से इस सिद्धांत की पहली आलोचना क्या होती है कि इसमें समय और शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि सिद्धांत में रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। ये भी एक इसकी आलोचना है कि यह सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। फिर आगे है सीखने की प्रतिक्रिया में दंड व पुरस्कार दोनों पर बल दिया जाता है। ये जो सिद्धांत है इसमें पुरस्कार के साथ साथ दंड को भी अधिगम प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से बच्चे को पुरस्कृत करने से वह अधिगम करता है, उसी प्रकार से अगर उसे दंडित किया जाए तब भी वह अधिगम करता है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत की आलोचनाएं देखी। अब इस पूरे सिद्धांत को हम लोग आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को हम 2-3 बार अगर आप लोग रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से ये सिद्धांत याद हो जाएगा। तो हमारी ट्रिक है, बिल्ली अपने हेयर डाई करने का प्रयास करते हुए अमेरिका पहुंची। ठीक है, बिल्ली अपने हेयर डाई करने का प्रयास करते हुए अमेरिका पहुंची। तो यहाँ पर बिल्ली से हो जाएगा कि बिल्ली पर प्रयोग किया गया। ठीक है, डाई से हो जाएगा थार्नडाइक, प्रयास से हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अमेरिका से हो जाएगा कि थार्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, थार्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इस प्रकार से अगर आप 2 लाइन की ये ट्रिक 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से सिद्धांत याद हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।